आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। इस्तकबाल करता हूं आप सभी का हमारे मसाइल के आज के इस एपिसोड में। आज हम बात करेंगे सरकारी योजनाओं की, उन योजनाओं की, उन स्कीम्स की जो हुकूमत की तरफ से चलाई जा रही हैं अक़लियती तबके की फलाह बहबूदी के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन स्कीम्स का कितना फ़ायदा मुस्लिम तबके तक, खासतौर से मुस्लिम तबके तक पहुंच पा रहा है। इसी पर हम बात करेंगे और इस अहम इशू पर बात करने के लिए कई सारे खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले इनका तारुफ हम करा दें। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अदीब साहब, आप राज्यसभा मेंबर हैं, आपका इस्तकबाल है। और इनके अलावा हमारे साथ हैं ख्वाजा शाहिद साहब, आप रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं और साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी से भी आपका ताल्लुक है, आपका भी इस्तकबाल है। और इनके अलावा इलियास मलिक साहब हैं, आप जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस से मुशावरत के, आपका भी इस्तकबाल है। और बड़ी तादाद में यहाँ पर ऑडियंस बैठी हुई है। और ऑडियंस के दरमियान एक खास मेहमान जिलानी खान, आप सहाफ़ी हैं और इंचार्ज हैं राष्ट्रीय सहारा उर्दू दस्तावेज़ के। और सबसे पहले अदीब साहब आपके पास आएंगे। अक़लियती तबके की फलाह बहबूदी के लिए मरकज़ी हुकूमत की तकरीबन 2 दर्जन स्कीम चल रही हैं, लेकिन फिर भी बहुत बड़े पैमाने पर अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा भला होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है अक़लियती तबके का, खास तौर से मुसलमानों का। क्या वजह है, आपको लगता है स्कीम्स वाकई काम कर रही हैं? देखिए, 2004 के बाद UPA 1 जब आया था, उस वक़्त कांग्रेस ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट एक्सेप्ट की थी और शाया कराई थी। उसमें यह कहा गया था कि मुसलमान दलितों से बदतर है। उसकी रोशनी में मुसलमानों के सिलसिले में कुछ स्कीम्स लाई गईं। एक 15 सूत्री कार्यक्रम भी आया, लेकिन जब ये इम्प्लीमेंटेशन की बात आई तो ये मुसलमानों को हटा के अक़लियत के नाम पे कर दिया गया। जबकि सच्चर कमेटी ने ये कहा था कि मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है। लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आई तो वो माइनॉरिटी के नाम से आ गई। माइनॉरिटी में मुसलमान के पास बहुत ज़राए नहीं है, फ़िक्र नहीं है और शायद वो उस स्कीम से इतना फ़ायदा भी नहीं उठा पा रहे हैं जितनी दूसरी अक़लियतें कर रही हैं। दूसरी अक़लियतों में हमारे सिख भाई हैं, क्रिश्चियन भाई हैं, पारसीज़ हैं। पारसीज़ को अगर आप कहें तो वो कभी भी किसी कीमत पे भी वो बैकवर्ड नहीं है या पिछड़े हुए नहीं है। तो इसमें दोनों तरफ से कोताहियाँ हुई हैं। एक कोताही तो ये हुई कि मुसलमान NGO बहुत कम हैं जो इसको इम्प्लीमेंट कर पाते, और दूसरी जो सबसे ख़तरनाक बात हुई कि मुझको ये लगता है कि हुकूमत संजीदा नहीं थी, उसकी नीयत सही नहीं थी कि ये वहाँ तक पहुँच पाए। इसका बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन स्कॉलरशिप की एक स्कीम थी, वो कामयाबी की तरफ गामज़न है, लेकिन वहाँ पर भी एक कमी है। स्कॉलरशिप माइनॉरिटी के नाम से जो दिए जा रहे हैं उसमें मुसलमानों का जो रेशियो 80% अमंग माइनॉरिटी बनता है वो तकरीबन पूरा हो रहा है, लेकिन उसकी एक फ़िक्स इनकम है या फंड है जिसके ऊपर है। बरखिलाफ़ इसके दलित के लिए कोई पाबंदी नहीं है। जितनी भी एप्लीकेशन आएंगी सभी को दी जाएगी, एंटरटेन किया जाएगा। और इस बात की जो है कई बार डिमांड्स भी हो चुकी है कि भाई जिस तरीके से दलितों को आप जो है स्कीम्स का फायदा दे रहे हैं, जितनी भी जो है वो इस एप्लीकेशन आपके पास है सबको दे दीजिए, वैसे ही माइनॉरिटीज के लिए, खासतौर से मुसलमानों के लिए भी एलोकेट है, उसके बाहर नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें मुसलमानों को फ़ायदा हुआ है। इनकी एक डेवलपमेंट की स्कीम है कि भाई 15 सूत्री कार्यबंद के तहत उन बस्तियों में, उन शहरों में जहां मुसलमान ज़्यादा तादाद में हैं, उसके 90 ज़िले इन्होंने एलोकेट किए कि वहाँ पर हम अस्पताल बनाएंगे, वहाँ स्कूल बनाएंगे, वहाँ सड़कें बनाएंगे, हाइजीनिक कंडीशन ठीक करेंगे। वो टोटल फ्लॉप स्कीम है। वो मुसलमानों या अक़लियत को फ़ायदे पहुँचाने के बजाय उस डिस्ट्रिक्ट की फलाह के लिए, अक़लियती तबके के लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ, और ये बड़ा अफसोसनाक है। इसमें कोई काम नहीं हुआ। ख्वाजा साहब, आपको क्या लगता है? मैंने कहा कि तकरीबन 2 दर्जन स्कीम्स हैं, फलाह बहबूदी की जो है वो बात हो रही है, माइनॉरिटीज़ की, लेकिन आपको लगता है कि बड़े पैमाने पर वाकई जो है इन स्कीम्स का फ़ायदा ख़ास तौर से मुसलमानों को नहीं पहुंच पा रहा है? जो माइनॉरिटीज़ यानी मुसलमानों के लिए बनाई गई थी वो डाइल्यूट हो गई, उसमें सब लोग शामिल हो गए, एक बात है। लेकिन इस वेलफेयर स्कीम की जो फिलॉसफी थी वो इंक्लूसिव ग्रोथ की थी,
या हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यह बयान दिया था कि देश डेवलपमेंट कर रहा है, तरक्की कर रहा है, हर तरफ तरक्की कर रहा है, तो ये ग्रोथ तो डेवलपमेंट सबको मिलना चाहिए, ये खास तबके को नहीं मिलना चाहिए। इंक्लूसिव ग्रोथ यानी इसमें सब शामिल हो, बराबर के हकदार हो सब। और वो लोग भी शामिल हो जो पीछे हैं, पिछड़े हुए हैं, यानी मुसलमान खास तौर से हो गए जो पिछड़े हुए हैं, नोन फैक्ट है। तो उस फिलॉसफी के तहत अगर आप देखें तो हमारी ग्रोथ का फ़ायदा तो हमारे माइनॉरिटीज़ को या मुसलमानों को पहुंच ही नहीं रहा है। जो जीडीपी ग्रोथ हो रही है, एक्सपोर्ट में ग्रोथ हो रहा है, जो और भी आंकड़े हमारे सामने पेश किए जाते हैं, जो भी आंकड़े पेश किए जाते हैं उससे देश में तरक्की हो रही है, लेकिन मुसलमानों को फ़ायदा के आंकड़े तो बिल्कुल उसके बरखिलाफ आ रहे हैं अपने जो आ रहे हैं। तो ये तो बहुत वाजह है कि इसका फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। दूसरे आंकड़े आपके सामने हैं कि जितनी भी रकम इसकी ये दी गई है, मुख्तस की गई है, वो रकम इस्तेमाल नहीं हो रही। बिल्कुल। तो अपने आप ही जाहिर है कि उसके आधा % यानी अगर 100 रुपये दिए 50 इस्तेमाल हो रहे हैं तो 50% तो उसका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल। उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं कमी है कि 50% का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, चाहे मशीनरी में कमी है या स्कीमों में नुक्स है या उसके इम्प्लीमेंटेशन में कहीं नुक्स है। ये तो गौर करने की ज़रूरत है कि बिल्कुल। 5 और साल जैसे- गुजर गए, जैसे आपने कहा कि जो भी स्कीम्स हैं वो 100% जो है उनका यूटिलाइजेशन हो ही नहीं रहा। हो ही नहीं अगर 11वें 5 साला मंसूबे की बात करें 7,000 करोड़ का जो है बजट था वो, जी। लेकिन कुल 57% ही उसका खर्च हो पाया है। तो सिर्फ ये 57% खर्च हो रहा है, अब आप देखें ना, 47% जो है आखिर वो कहाँ जा रहा तो है, जैसे और वो लैप्स हो जाती है पूरा पैसा। 57% में में भी मुसलमान को कितना कितना मिला, मिल भी पा रहा है, ये आंकड़ा important निकाल तो के जो देखिए, हमारा कुछ भी इंक्लूसिव नहीं। ग्रोथ का नारा है, और अभी भी प्राइम मिनिस्टर ने हालिया नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की जो मीटिंग हुई है जी। प्लानिंग कमीशन ने 12वें प्लान के ताल्लुक से फिर कहा है कि इंक्लूसिव ग्रोथ होगी साहब, सबको इसमें शामिल किया जाएगा। ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि एक ख़ास तबके को मुस्तफ़ीद हो जाएं। तो हम लोगों को ऐसी स्कीम बनानी चाहिए जो ऐसे ग्रुप जो पिछड़े हुए उनको फ़ायदा पहुँचे। स्कीमों पे जब हम चर्चा करेंगे आप देखेंगे स्कीमों में बुनियादी तौर पे गलतियां कमियां हैं, उनके ढांचे में खराबी है। यानी बनाते हुए जो बुनियादी जो चीजें होनी चाहिए थी, जो बातें होनी चाहिए थी, वहां पे भी उनकी कहीं ना कहीं कमी है। जो आपका टारगेट ग्रुप है उसको मद्देनजर रख के नहीं बनाया गया। स्कीम सारी वही है जो शेड्यूल कास्ट के लिए चल रही थी, चाहे स्कॉलरशिप स्कीम हो चाहे वो दूसरी स्कीम हो, उनके लिए चल रही थी। उठा के आपने देखा ही नहीं कि ये हमारे जो टारगेट ग्रुप है उसके लिए मुस्तफीद है कि भी नहीं है। बिल्कुल। एक बुनियादी मुद्दा ये है, बिल्कुल। और भी चीज़ें हो सकती है लेकिन एक बुनियादी मुद्दा ये ये है भी है। कि स्कीम उन टारगेट ग्रुप के लिए नहीं सोच के बनाई गई। स्कीम सरकार में कहीं चल रही है, आपने कहा भी यहाँ भी आगे बढ़ा दो। बिल्कुल। अब वो उस टारगेट ग्रुप उससे मुस्तफीद हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा ये। वो अलग बात जी, इलियास मलिक साहब आप क्या कहेंगे? स्कीम्स तो बहुत सारी हैं, इसमें कोई शक नहीं, ये बात तो सब मान रहे हैं कि भाई स्कीम्स तो हैं, लेकिन उनका फायदा खास तौर से मुसलमानों तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, ये बड़ा सवाल है। क्यों नहीं, आपको वजह क्या लगती है, क्यों नहीं पहुंच पाता फायदा, जब स्कीम्स हैं आपके पास, फंड है, सारी चीजें हैं? देखिए, इसमें स्कीम जो नहीं फ़ायदा पहुंच पा रहा है उसमें दो बातें, क्योंकि स्कीम्स जो बनाई गई हैं वो हुकूमत की तरफ से बनाई गई हैं, लेकिन चूंकि वो पहले मुसलमानों के लिए बनी, फिर अक़लियत उसमें शामिल हो गई। अब इसमें स्कीम जिसके लिए बन रही है वो कितना बेदार है, उसके अंदर कितनी अवेयरनेस है उस स्कीम के तहत कि वो उन स्कीम्स का फ़ायदा ले सके, ये भी बहुत अहम बात है। इसलिए कि हुकूमत की जो स्कीमें बनती हैं वो जिन लोगों के लिए भी बनती हैं, वो एक तो तरीका ये है कि हुकूमत उनको कैसे वहाँ तक पहुँचाए, वो जिम्मेदारी हुकूमत की है, लेकिन दूसरी तरफ जिसके लिए बन रही है वो लोग उससे कैसे मुस्तफ़ीद हों, उससे कैसे फ़ायदा उठाएं, कितने बेदार हैं, वो कितने बेदार हैं, इसकी भी ज़रूरत है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि स्कीमें जो सेंटर की बन रही हैं, एक तो वो स्टेट्स में जाती हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट होना होता है। अब स्टेट गवर्नमेंट की उसको इम्प्लीमेंट करने में कितनी दिलचस्पी है, ये एक सवाल है। गवर्नमेंट अगर सेंटर गवर्नमेंट कोई स्कीम बना रही है तो वो सेंटर गवर्नमेंट अगर खुद उसको मॉनिटर करे और अपनी मॉनिटरिंग कमेटी बनाए और खुद यहाँ से वो, चूंकि स्कीम सेंटर की है, वो देखे कि कैसे इंप्लीमेंट हो रही है, और वो मॉनिटरिंग कमेटी ये देखे कि ये जो स्कीम बनी हुई है जिन लोगों के लिए बनी हुई है उन तक पहुँच रही कि नहीं पहुँच रही है। इसलिए कि अगर वो बजट कुछ भी बजट मुख्तस कर दे, वो आप 7,000 करोड़ कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं अभी आप कह रहे हैं 17,000 करोड़ हो गया, मैं कहता हूं 40,000 करोड़ की बात थी, 50,000 करोड़ हो जाए। बात इससे नहीं है, बात यह है कि जब अमाउंट ज्यादा होता है तो एक शोर हो जाता है कि साहब इतना पैसा जो है वो इस प्लान में एलोकेट कर दिया गया है, और वो जब इम्प्लीमेंट नहीं होता, उसका फायदा नहीं पहुंचता ग्राउंड पर, तो वो बजट मुख्तस करने से क्या फ़ायदा। तो एक तो बुनियादी जो चीज़ है वो ये है कि जब सेंटर की स्कीम है तो सेंटर इस बात को यकीनी बनाए कि वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन उसके साथ ही एक जो बहुत अहम बात है वो ये है कि जो मुसलमान हैं वो खुद बेदार हों इस बात के लिए कि भाई ये जो स्कीमें हमारे लिए बनी हैं, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड में है, चाहे वो इकोनॉमिकल है, क्योंकि देखिए कुछ स्कीमें माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की हैं, वो चाहे अभी जैसे जिक्र आया कि भाई स्कॉलरशिप है या मौलाना आज़ाद फाउंडेशन के तहत बहुत सारे स्कूलों को पैसे दिए जाते हैं,
उसके साथ फाइनेंशियल कारपोरेशन की कुछ स्कीम है, जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लोन वगैरह जो दिए जाते हैं, जो दिए जाते हैं, लेकिन उसके साथ ही MHRD HRD की अलग स्कीमें हैं। 15 पॉइंट प्रोग्राम जो है वो प्राइम मिनिस्टर का 15 पॉइंट प्रोग्राम है, वो अपना अहम है, वो है। तो ये सारी चीजें जो हैं, इनके लिए हमारी कम्युनिटी को में लोगों को बेदार होने की जरूरत है, ये जानने की जरूरत है कि भाई हम इन स्कीमों को कैसे लें, और ये बताने की जरूरत है हुकूमत को कि देखिए यहाँ परेशानी आ रही है। अब जैसे स्कॉलरशिप की स्कीम है, स्कॉलरशिप की स्कीम में भी कॉम्प्लिकेशन है, आम आदमी उसको इतनी आसानी से नहीं हासिल कर सकता। उन स्कीम उसको आसान बनाने की ज़रूरत है, इसलिए कि जब मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसका फ़ायदा पहुँचे, तो उसके लिए उसको आसान बनाना भी ज़रूरी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर इस बात की ज़रूरत है कि दोनों तरफ से, कम्युनिटी की तरफ से भी NGOs और जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं वो सामने आए और वो इस पे तवज्जो दें, इसको अपने टॉप एजेंडे में रखें कि भाई जब ये पैसा एलोकेट हो रहा है तो उसका फ़ायदा क्यों नहीं पहुंच रहा है। और गवर्नमेंट भी जब ये एक बजट एलोकेट कर रही है और ये कह रही है कि हम डेवलपमेंट चाहते हैं, तो उसके लिए कितनी आसानी वो कर सकती है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आसानी शराइत कितनी आसान हो, ये भी अहम बात है। बिल्कुल जी। जिलानी खान साहब, आप बताइए, एक सहाफ़ी की नज़र से आपको क्या लगता है, चूंकि आपकी नज़र चीज़ों को देखने के लिए थोड़ा सा अलग नज़रिए से आप देखते हैं, आपको क्या लगता है कहाँ कमी है? स्कीम्स आपके पास हैं लेकिन मोटे तौर पर मुसलमानों तक उन स्कीम्स का फ़ायदा नहीं पहुंच पा रहा है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? हमारे पास उस मैकेनिज़्म की कमी है। गवर्नमेंट सतह पर, सेंट्रल गवर्नमेंट सतह पर वैसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है जो उन पर नज़र रखे। मैं बताऊं कि 400 कुछ करोड़ का फंड जो है, जो PM के जो फंड्स हैं, PM का जो 15 सूत्री जो प्रोग्राम था, उसका पैसा बच जाता है। अब जब PM के खुसूसी जो प्रोग्राम है उसमें से पैसा जब खर्च नहीं हो रहा है, तो बाकी प्रोग्राम के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो उस मैकेनिज़्म की ज़रूरत है और ये सेंट्रल सतह पर होनी चाहिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के ज़िम्मे ज़्यादातर प्रोग्राम्स हैं, जो प्लानिंग्स हैं, जो स्कीम्स हैं, ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू वो इम्प्लीमेंटेशन होना है उनका। अब उसमें एक बात ये भी उन्होंने जो सामने रखी कि वो कितना दिलचस्पी ले रहे हैं, ये भी है। अब जैसे आप गुजरात की बात करोगे, गुजरात से स्कॉलरशिप मुसलमानों के लिए जो था वापस कर दिया जाता है, कहा जाता है कि इनको ज़रूरत नहीं है। तो सवाल यह है कि क्या गुजरात के सारे मुसलमान 100% पढ़े लिखे हैं, उस लायक है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन उस लायक है कि उन्हें पैसे की ज़रूरत ही नहीं है? तो यहाँ वो दो चश्मा आ जाता है सामने, क्योंकि वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है। असल में मसला ये है कि जो जिन स्टेट्स में बीजेपी की हुकूमत है वहाँ पर जो है कई सारी बार जो है इस तरह की शिकायत आती है कि इम्तियाजी सलूक जो है वो बढ़ता जा रहा है, खासतौर से मुस्लिम तबके के साथ। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हम आप बात कर रहे हैं कि जो स्कीमें हैं सरकार की माइनॉरिटीज़ के लिए, उनकी फलाह बहबूदी के लिए, उनका फ़ायदा मुसलमानों तक क्यों नहीं पहुँच पा रहा है? कई सारी बातें हुई हैं ब्रेक में जाने से पहले। ये भी सवाल खड़ा हुआ है कि कसूरवार जो हैं सिर्फ हम हुकूमत को माने या फिर कहीं मुसलमान भी हैं, उनके अंदर बेदारी की कमी है, जद्दोजहद की कमी है। उनको लगता है कि ठीक है भाई स्कीम चला रही है सरकार, खुद मेरे घर आकर के दे दे। तो आपको लगता है कि कोशिश जो है वो जो होनी चाहिए तबके की तरफ से वो नहीं हो पाती, इसलिए भी जो है इन स्कीम्स का फ़ायदा नहीं पहुंच पा रहा है? हमारी कोताही ज़रूर है, लेकिन इससे आप ये मत समझिए कि सरकार जो है वो बड़ी मुखलिस है हमारे लिए। देखिए, अभी कहा गया यहाँ कि ये स्टेट के फंड के थ्रू जाता है, और कहते हैं फेडरल सिस्टम है, हम डायरेक्ट दे नहीं सकते। हम कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्लानिंग कमीशन में मोंटेक सिंह आलूवालिया के पास गए थे। हमने कहा जहाँ तक तालीमी पस मंज़र का सवाल है, यूपी और बिहार के हर ज़िले में जब मुसलमानों की हैसियत थी तो उन्होंने एक इस्लामिया स्कूल खोला था। वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, आज भी सिसक रहा है। किसने मना किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि उन कॉलेजेस को, डिग्री कॉलेज, लॉ कॉलेज, बीएड कॉलेज, साइंस की फैकल्टी खोलने में किसने मना किया था कि डायरेक्ट पैसे दे दें? किसी ने नहीं मना किया था। मोंटेक सिंह जी ने यह वादा भी किया था कि हम उन स्कूलों को जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं 60-100 साल से, उसको फंड करेंगे, उनके शोबे बढ़ाएंगे, उसमें क्लास की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। लेकिन नहीं हुआ, इसलिए कि वहाँ तो आप नहीं कह सकते। आप गुजरात में कह सकते हैं, मध्य प्रदेश में वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम तो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे सच्चर कमेटी को, किया तो पाकिस्तान बन जाएगा। अब इसके फ़वाइद का जहाँ तक सवाल है, कम से कम 6 क्वेश्चन तो मैंने पार्लियामेंट में रखे अपने मिनिस्टर के सामने कि जो आपने पैसा दिया है, जो क्लेम किया है, उसकी परसेंटेज क्या है मुसलमानों को। इसका जवाब आज तक नहीं मिला, कमिटमेंट होने के बाद भी नहीं मिला। जो ये फंडिंग करते हैं
जो एक स्कीम है कि आपको फाइनेंस करेंगे, क्योंकि मुसलमान के पास हाथ का हुनर है जिसकी वजह से पिछले 60 साल से वो जिंदा है। उस हाथ के हुनर के लिए इन्होंने एक स्कीम बनाई कि हम पैसा देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज तक पिछले 3 साल में 6 बार पार्लियामेंट में बहस होने के बाद भी अभी तक जवाब नहीं मिला कि कितना मुसलमान को मिला, कितना दूसरी अक़लियतों को मिला। लेकिन दिल्ली की माइनॉरिटी कमीशन से जो मैंने मालूम किया और वहाँ का जो रिकॉर्ड मिला, तो वहाँ फाइनेंशियल असिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ द मनी मुसलमान को 1% मिला है। उसकी वजह यह है कि वो कहते यह है कि मुसलमान को पैसा देंगे, पहले सिक्योरिटी लाओ। एक ठेला चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला कहाँ से सिक्योरिटी लाएगा? बरखिलाफ इसके दलित अगर चाहे अपनी स्कीम से तो लाख रुपए बगैर किसी सिक्योरिटी के फेस वैल्यू पे ले सकता है। तो जैसा ख्वाजा शाही साहब ने कहा कि उन स्कीमों को हम पे इम्प्लीमेंट कर दिया विद सर्टेन कंडीशंस। कहाँ से मुसलमान लाके आपको गारंटी देगा? पासपोर्ट तो बेचारा बनवा नहीं पाता, उसकी इतनी हैसियत तो है नहीं कि वो पासपोर्ट अपना बनवा सके, उसके लिए किसी गजेटेड ऑफिसर से साइन करा सके। वो प्रॉपर्टी कहाँ से लाके देगा? तो सारी इसको स्कीम्स में कहीं ना कहीं एक नुक्ता ऐसा बिठाल दिया है जिससे ये लगता है कि जो इंतज़ामिया है वो इसमें बिल्कुल वाज़ेह नहीं है, उसका जहन साफ नहीं है। ख्वाजा शाही साहब, इम्तियाजी सलूक की बात हम कर रहे हैं और जिम्मेदार जो है कहीं ना कहीं तबके को भी हम ठहरा रहे हैं कि तबका भी जो है जिम्मेदार है, चूंकि बेदारी की कमी है, एजुकेशन की कमी है और जद्दोजहद की कमी है। वो जद्दोजहद नहीं करते अपने हकों को हासिल करने के लिए, कई लोगों को पता ही नहीं होता। इम्तियाज़ की अगर हम बात करें, हुकूमतों की तरफ से भी जो है इम्तियाजी सलूक बढ़ता जाता है। आपने जिक्र किया था गुजरात का, आपने मध्य प्रदेश का भी जिक्र किया, और गुजरात में तो ना सिर्फ मदरसा एजुकेशन के लिए या फिर जो है जो स्कॉलरशिप का मामला है, ना सिर्फ वहाँ पर बल्कि जो लोन देने की बात है, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो होता है वो लोन देता है, वहाँ पर भी मना कर दिया गया। और जितनी भी माइनॉरिटीज़ के लिए स्कीम्स थी उनको वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने बिल्कुल मना कर दिया कि हम किसी को भी लागू नहीं करेंगे, नाफिज नहीं करेंगे। आपको लगता है कि हुकूमतें तो सबके लिए होती हैं, किसी एक तबके की नहीं होती, किसी एक जो है वो मजहब के मानने वालों की नहीं होती, फिर क्यों इस तरीके की जो है इम्तियाज़ बढ़ते जाते हैं और इस इम्तियाज़ बरतने की वजह से ही मुस्लिम तबका लगातार पीछे पीछे और पीछे होता जा रहा है? देखिए, इम्तियाज़ क्यों बढ़ते जाते हैं ये तो बड़ा मुद्दा है और इसमें आइडियोलॉजी भी आती है। जिन सरकारों का जिक्र किया उनकी आइडियोलॉजी यही है, तो इससे आइडियोलॉजी के लिए वो तो अपने आइडियोलॉजी से बंधे हुए हैं। लेकिन ऐसी सरकारें भी हैं जिनकी आइडियोलॉजी नहीं है, वहाँ भी ये मसले आते हैं। बिल्कुल ठीक। तो जो बातें गुजरात और मध्य प्रदेश पे लागू हो रही हैं, लेकिन बहुत सी सूबाई हुकूमतें, जैसे यूपी की, दिल्ली की आपने जिक्र कर दिया अभी, यहाँ तो बीजेपी की और उसकी बात यहाँ नहीं तो है, कांग्रेस की सरकार है। तो इसमें कुछ ना कुछ और बातें भी हैं। आइडियोलॉजी अपनी जगह ज़रूर है, एक मुनफी आइडियोलॉजी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अभी बात बार बार आ रही है कि स्कीमें हमारी ऐसी नहीं है जो हमारी सहूलतों के मुताबिक हों, और उन स्कीमों को जब तक हमारी सहूलतों के मुताबिक नहीं बनाया जाएगा हम उससे मुस्तफ़ीद नहीं हो पाएंगे। कमी तो है ही है, आपने कहा तालीम की कमी है, जागृति नहीं है, वगैरह वगैरह। तो उस कमियों को दूर करने की जिम्मेदारी भी सरकार की है मेरी नज़र में, इसलिए मैं सरकार को ज़्यादा जिम्मेदार ठहराऊंगा। एक चीज़ और मैं बिल्कुल एक यहाँ बात पे एक आपको सवाल और मुकम्मल कर दूं, हाँ। सरकार को ज़्यादा जिम्मेदार ठहराऊंगा बमुकाबले कम्युनिटी के। बिल्कुल, कोई भी हम स्कीम लागू करते हैं सरकार की, कोई भी, राइट टू एजुकेशन, तो अब आप सुनते हो कि रोज़ाना जागो ग्राहक जागो, ये सरकार बता रही है ग्राहक जागो, रोज़ सुबह शाम बता रही है जागो ग्राहक जागो, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट बता रहा है रोज़ाना कि ग्राहक तुम्हारे ये राइट्स हैं। तो ऐसी कोई हमारी स्कीम में ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो माइनॉरिटीज़ की स्कीम है कि जो बेनिफिशियरी को बताए कि तुम्हें जगह क्या रहे। आप अगर और इन दिनों एक चीज़ और चल रही है कि जानकारी ही, ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है, यानी जानकारी भी होना बहुत जरूरी है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, हर एक की तमाम तरह की चीज़ें आप जानकारी दे रहे हैं। अब आप मुसलमानों के ताल्लुक से इश्तहार आते हैं, किसी अखबार में देख लीजिए, अंग्रेजी अखबार में, जब मुसलमान उसमें लिखा ही नहीं होगा, आप उठा के देखिए। मैंने तो उर्दू अखबारों में देखा है, जो 15 मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के इश्तहार भी आ रहे हैं कि तुम्हारे लिए यही है, आप उसमें देख लीजिए। आप, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, दावे के साथ, मैंने खुद उसको स्टडी किया हुआ है एक एक अखबार को, तो उन इश्तहारों में कहीं जिक्र नहीं है कि ये स्कीम खालिस मुसलमानों के लिए है। इतना तो मोहतात आप हो रहे हैं, बच रहे हैं, डर रहे हैं। इस तो स्कीम में यही बुनियादी खराबियाँ हैं। तो पहुँचे कहाँ तक? जो आपके बेनिफिशियरी हैं उनको तो आप पहला काम बता ही नहीं रहे कि भाई बताना, आप सबसे पहला काम तो बताओ कि तुम्हारी जो स्कीम है ये, बिल्कुल ठीक। फिर वो आगे बढ़े ना बढ़े तो उनकी बात है। तो मेरा मानना यह है कि सरकार को स्कीम के प्रोपेगेशन के लिए, प्रोपेगेंडा के लिए, फैलाव के लिए एक कंपोनेंट बजट में रखना चाहिए, जो नहीं आज की तारीख में।
जो आज और की अगर तारीख है में भी तो उसको खर्च नहीं किया नहीं है जाता। साहब, नहीं है, मैं बता रहा हूँ नहीं है, मैं जानता हूँ वाज़ेह तौर पे ये है कि साहब स्कॉलरशिप स्कीम है, फाइनेंस स्कीम है, लेकिन उसको प्रोपोगेट करने के लिए कोई कंपोनेंट नहीं है, उसका कोई सब कंपोनेंट नहीं है। सरकार दे दे तो उसके लिए पहला एक प्लान स्कीम बननी चाहिए कि सरकार माइनॉरिटी वेलफेयर स्कीम की जो स्कीमें हैं उसको माइनॉरिटी तक कैसे पहुँचाए, फैलाए, उसमें कैसे लगे, उसमें NGO को भी शामिल करें, उसमें सरकारी मीडिया को भी शामिल करें, उसमें मुकामी ज़बानों को भी शामिल करें। बिल्कुल। मुकामी ज़बानों का, मुकामी अखबारों का, जिसको हम वर्नाकुलर कहते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। आप दिल्ली में बैठ के अंग्रेज़ी अखबार में ये कहें कि साहब आप फला आपकी स्कीम है, तो आप समझते हैं कि मुरादाबाद और बरेली या दूसरे इलाकों में जो बैकवर्ड एरिया मुसलमान रह रहे हैं वो कैसे वहाँ तक पहुँचेगा अखबार, ये कैसे भी सही। पहुँचेगा। जिलानी खान, ये बहुत ज़रूरी है बिल्कुल कि आऊंगा मैं आप वापस। उसमें कंपोनेंट डालें उसको। जी, जिलानी खान साहब, आपको क्या लगता है जो एनजीओज हैं, मुस्लिम एनजीओज की बात करें, ये भी बात हुई है कि भाई कमी है उनकी, बहुत कम जो है एनजीओज हैं जो वो अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। आप चूंकि रिसर्च भी करते हैं और इन स्कीम्स का फायदा क्यों नहीं पहुंच पा रहा, ये भी जो है आपने बताया कई बार। आपको लगता है जो मुस्लिम एनजीओज हैं उनका भी एक अहम रोल है इन स्कीम्स को जो है लोगों को बताएं और इनका फायदा पहुंचाएं, और वो कहीं ना कहीं अपने रोल को नहीं अदा कर पा रहे हैं? मैं माजरत के साथ कहना चाहूँगा कि हमारे जो NGOs हैं, जो मुस्लिम NGOs जो हैं, ये इनका मकसद मुझे समझ में नहीं आता। बहुत वाज़ेह मकसद इनका नहीं होता। इनका मकसद जो है, इनका जो टारगेट है वो बहुत महदूद है। ये पूरे तबका के लिए नहीं सोचते, अपने तबका के लिए नहीं सोचते। इनका टारगेट ही कुछ ऐसा होता है, बस अपना भर लो, अपना भर लो, काम हो गया। NGOs हमारे ऐसे तो हैं बहुत कम, तो ऐसे NGOs हमारे सामने आने चाहिए जो तबका के लिए सोचे, सिर्फ अपने लिए नहीं। अपने अंडर में 10 मदरसा ले लिया, 10 स्कूल ले लिया, वहाँ तक काम कर दिया, आधा खा लिया, आधा काम कर दिया, वैसे नहीं होगा। जब तक सीरियसली और संजीदगी से नहीं काम करेंगे नहीं होगा। जब NGOs ही, अपने NGOs ही जब नहीं करेंगे तो हम दूसरों से उम्मीद नहीं रख सकते। जैसे स्कॉलरशिप की बात होती है, स्कॉलरशिप के बारे में कितने स्टूडेंट्स को जानकारी है? अभी इन्होंने कहा, लेकिन एक अच्छी बात यह है, अगर मैं आंकड़ों की बात करूं जी तो जो स्कॉलरशिप जो है वो तकसीम हुई है जी। और कितने लोगों ने फ़ायदा उठाया है, तो जो कोचिंग और अलाइड स्कीम्स के लिए जो दी गई थी उसमें तकरीबन 95% जो है वो फ़ायदा उठाया गया, मतलब वो जो है देखिए खर्च अब की यही गई। हमारा जी। मसला है, जी, ये सरकार का मसला है। हाँ। आंकड़ों में तो फ़ायदा उठा लिया, लेकिन वो वैसे लेकिन हकीकत में जिसको हम आउटकम कहते हैं, मौलाना आउटकम जिसे कहते हैं, आजकल सरकार बड़ा चर्चा करती है आउटकम बजट। हाँ, हाँ। एक तो बजट होता है आंकड़ों का, एक होता है आउटकम। तो कितने कोचिंग सेंटर से सिविल सर्विस में आए, वही 2% सिविल सर्विस में आज भी हैं। पिछले 30 साल से कोचिंग एंड गाइडेंस स्कीम, माइनॉरिटी वेलफेयर स्कीम एक ये भी चल रही है, जहाँ स्कॉलरशिप चल रही है। 30-35 साल से तो मैं ही जानता हूँ, उससे कितना हमारा सिविल सर्विस में इजाफा हुआ है। अच्छा, मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन उसका 100% जो है वो एलोकेट हो चुका है, मतलब एक तरीके से एलोकेट भी हो चुका है, खर्च भी हो फाउंडेशन चुका में है। जैसे हमारे अदीब भाई ने भी कहा, एक इस जो है वो इमारतों के लिए, बिल्डिंग के लिए देते हैं, एक इनका कंपोनेंट है, जी, जी। दे सकते हैं। तो वो उन्होंने महदूद कर रखा है स्कूलों के लिए, क्यों नहीं वो कॉलेज पे बढ़ा देते? कोई उन पर कबाहत नहीं है कानूनी, मैं यहाँ एक और बात कबाहत कहना नहीं है। मैं बात पूरी कर दूँ। अब उसमें मैं भी एक आध कमेटी में रहा, वो पूछते हैं कि साहब सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन जाइए, वहाँ से आप अपने SDM से प्लान पास करा के जाइए, एक नक्शा पास करा के जाइए, पहले आप डेवलपमेंट अथॉरिटी से लेके आइए। वो पुराना बेचारा जिसका मदरसा, जैसे अदीब भाई ने कहा, उसके पास इतनी वसात नहीं है, इतने वसाइल नहीं है, उससे पहले आप इतना काम करवा देंगे, उसके बाद भी यहाँ आकर धक्के खाएगा दिल्ली में, उसका इंटरव्यू देंगे, मालूम मिला नहीं मिला। तो इतना स्कीम को आपने सख्ती का लफ्ज़ मैं नहीं कहूँगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। कॉम्प्लिकेटेड हो गया बहुत ज़्यादा। सख्ती करिए कोई बात नहीं है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि उस तक फ़ायदा नहीं पहुँच रहा है। इलियास साहब, आपको लगता है कि आपने एनजीओ की बात की है और कहीं ना कहीं जो मुस्लिम तबका है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है, समाज की भी जिम्मेदारी बनती है, अगर लीडरशिप की हम बात करें, मुस्लिम लीडरशिप जो है वो कहीं कमज़ोर पड़ती है इन स्कीम्स का फ़ायदा मुसलमानों तक पहुंचाने के लिए? नहीं, लीडरशिप तो पहली बात हमारे यहाँ है ही नहीं। कमज़ोर पड़ने का तो सवाल तब होगा जब होगी तो लीडरशिप कमज़ोर पड़ेगी या ताकतवर होगी। जी। देखिए, इसमें जो अभी गुफ्तगू हुई, कमियां भी डिस्कस हुई, हुकूमत की भी बात हुई, लेकिन ये बात समझ लीजिए कि जो सूरत हाल है वो सामने है। बिल्कुल। हम हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाएं चाहे अपने लोगों पर इल्ज़ाम लगाएं, मसला वहीं का वहीं खड़ा है। अगर हमें मसले को हल करना है तो खुद आगे बढ़ना पड़ेगा और ख़ुद आगे बढ़ के हुकूमत से भी मुतालबा करना पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत जो कर रही है अगर उससे ज़्यादा उसे करना होता तो कर दिया होता, या करना होगा तो कर देगी। लेकिन जो सूरत हाल है, जैसे अभी कहा अदीब साहब ने कि मौलाना आज़ाद का जो फ़ंड डिसबर्स हुआ उसमें इतना वक्त लगा, अब वहाँ प्राइसेस ज़ाहिर है बढ़ रही हैं, हर चीज़ की बढ़ गई।
तो अब ये जो सूरत हाल है ये किसी एक डिपार्टमेंट की नहीं है, ये हम सब डिस्कस कर रहे हैं कि सभी जगहों की है, फिर स्टेट्स के मसाइल हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं चूंकि स्कीम हमारे लिए बन रही है, हम ये समझते हैं कि हम अगर इंतज़ार करते रहेंगे और शिकायतें करते रहेंगे तो वक्त तो गुजरता रहेगा। जो कमरा आज 5 लाख का बन रहा है वो 10 और 15 का बनता रहेगा, लेकिन हमारे मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। हम जमहूरियत में रहते हैं, हमें बराबरी का हक हासिल है, हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें अपने हक के लिए आवाज़ जमहूरी तरीके से बुलंद करना चाहिए, अपना डिमांड करना चाहिए कि भाई ये जो स्कीम हमारे लिए बनी है, पहली बात तो ये कि स्कीम जो बनी है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जैसे ख्वाजा साहब ने भी कहा कि भाई स्कीम जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, इसमें वो आसानी होना चाहिए। स्कीम बनाते हुए हमारी कम्युनिटीज़ की, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे जिम्मेदारान हो, मेंबर पार्लियामेंट मौजूद हैं, इनको बुलाया जाना चाहिए, इनसे डिस्कस होना चाहिए। बिल्कुल। आज ज़रूरत इस बात की है कि NGOs भी बने, बेदार भी हों और हुकूमत के साथ मामला करके वो उसको इम्प्लीमेंट कराएं, इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है, वरना ये मसला ये सही रहेगा और हम कहते रहेंगे कि साहब ये शिकायत, ये शिकायत, ये शिकायत, शिकायतों का रोना जो है वो रोते रहेंगे। और लेकिन इन बिल्कुल यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। हमारे मिसाल में आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर योजनाओं का फायदा जो है वो मुसलमानों तक, खास तौर से मुसलमानों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जाने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये योजनाएं लॉलीपॉप बनकर रह जाती हैं और क्यों ये योजनाएं जो है नाकाम साबित हो रही हैं। क्या लगता है, स्कीम्स का आपको पता है कि बहुत सारी स्कीम्स हैं, लेकिन इन स्कीम्स का फायदा नहीं पहुंच पा रहा है, वाकई आप मानते हैं कि वाकई नहीं पहुंच पा रहा है? जी बिल्कुल। और जैसा कि हमारे सर ने अभी एक बात कही थी कि हमें बेदार होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट ये बेदार जो हम होंगे उसका तरीका क्या है बेदार होने का। सभी ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें बेदार होना चाहिए, बेदार मुसलमानों को बेदारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि ये तरीका क्या होना चाहिए बेदार होने का। बस मेरा यही क्वेश्चन है इनसे। जी, आप कुछ सवाल करना चाहेंगे? अभी स्कॉलरशिप के बारे में बात हुई, पर ऐसा स्कॉलरशिप की बहुत सारी स्कॉलरशिप निकलते हैं, पर हम बहुत सारे फॉर्म तो भरते हैं पर उसका कोई रिएक्शन नहीं होता। तो हमें ऐसा लगता है कि शायद गवर्नमेंट इस हमारे फॉर्म का या हमारी किसी भी चीज़ का कोई रिएक्शन नहीं करती, इसलिए लोग एक बार करते हैं, ट्राई करें, 2 बार किया, फिर छोड़ देते हैं। वो चूंकि आपने जिक्र किया था कि तादाद जो है वो महदूद कर दी गई है, अगर SC ST की तर्ज पे जो है वो स्कॉलरशिप जितने फॉर्म आए उतने जो है वो एक्सेप्ट हों। उसके अलावा मैकेनिज्म भी मैकेनिज्म जो है वो मुश्किल जवाब ही नहीं आ रहा उसके पास। जी, जवाब ही नहीं आ रहा, सिस्टम में खराबी है। सब कहते हैं अवेयरनेस नहीं, हम सब भी यहाँ पैनलिस्ट सोच रहे हैं अवेयरनेस नहीं है, तो बड़े बुनियादी बात कही कि अवेयरनेस, जो मैं बात कह रहा था कि उसमें सरकार को रोल प्ले करना चाहिए अवेयरनेस लाने के लिए, NGO को भी करना चाहिए, जैसे हम लोग पैनलिस्ट कह रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इस वक्त शुरू के स्टेज में, आज के 10 साल बाद NGOs अपने आप खड़े हो जाएं, आज नहीं है NGOs वो आप तक पहुंच जाएं। लेकिन आज की तारीख में सरकार के पास बड़ा मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, रेडियो है, प्रिंट मीडिया है, उसके अपने दफातर हैं, अज़ला में बहुत ज़्यादा मीडिया है तरह के, वो वहाँ तक पहुँचे। अच्छा, बजट एलोकेशन की अगर हम बात करें तो मुस्लिम आबादी हिंदुस्तान में मानी जाती है, कोई 13% बोलता है, 15 बोलता है, 19% बोलता है। और प्राइम मिनिस्टर ने एक बार कहा था कि भाई जो भी बजट हो, जो भी स्कीम्स निकले, 15% मुसलमानों तक जो है उसका फ़ायदा पहुँचना चाहिए और उसका पहला हक उन स्कीम्स के ऊपर, उन योजनाओं के ऊपर मुसलमानों का है। 2010 और 11 की प्लान एलोकेशन की बात करूं तो सिर्फ 5% जो है वो अक़लियती तबके के लिए, मुसलमानों के लिए प्लान एलोकेशन हुआ है। और जहां तक स्कॉलरशिप की बात है तो 8 बच्चों में से, 8 मुस्लिम बच्चों में से सिर्फ एक को ही स्कॉलरशिप मिल पाती है। वो उन्होंने भी कहा कि भाई सबको नहीं मिल पाती, ये उन्होंने भी इशारा किया है। और इसके अलावा और बात मैं करूँ, हर्ष मंदिर साहब को सभी लोग जानते हैं, उन्होंने मुसलमानों के लिए अपनी जो रिपोर्ट उन्होंने दी थी, उन्होंने कहा था कि 14% एलोकेशन जो है वो होना चाहिए। तो सरकारों के पास सिफारिशें भी बहुत सारी पहुंच रही हैं, लोगों की तरफ से शिकायतें भी पहुंच रही हैं, आप जैसे लोग जो हैं जिम्मेदार लोग हैं वो भी अपनी बात को रखते हैं, लेकिन और सरकार दावे भी बड़े बड़े कर रही है कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि भाई बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पा रहा है? आपको लगता है जो नीयत है हुकूमत की या जो सरकारों की, अलग अलग स्टेट्स की हम बात करें, वो जो नीयत है उसके ऊपर भी सवाल या निशान जो है वो कई बार लगता है? देखिए, आपने हर्ष मंदर जी की बात की जी। अभी 2 हफ्ते पहले हर्ष मंदर जी और PC सक्सेना और उनके ग्रुप ने एक किताब शाया की है इसी पे जी। और वो क्योंकि उन्होंने इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को भेजी थी और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने उसको रद्द करके भेज दिया था। वो हर्ष मंदर नेशनल काउंसिल के मेंबर हैं, वो जो UPA सरकार की मॉनिटरिंग है जी। अब इन्होंने मॉनिटरिंग तो खोली है। एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। हंगामा करने के बाद ये हुआ कि मॉनिटर होगा कि ये पैसा जा रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने इश्तिहार दिया
ex-army men will be the supervisors to monitor the schemes. अब आप देखिए एक फौजी जो है अपनी ज़िंदगी के 35 साल वो फौजी छावनी में गुजार देता है, उसे पब्लिक की डीलिंग का ही नहीं पता है, तो छाट के ऐसी रखी गई दुनिया ही अलग होती है उनकी कि उनको ला के रखा गया कि आप मॉनिटर करिए। और उसमें मुसलमान नहीं मिलेंगे? नहीं, उसमें मुसलमान नहीं मिलेंगे। आमतौर पे फौज में तो मुसलमान है। 1% में बहुत मुसलमान कम नहीं है, है, बहुत कम है। तो इसलिए वो एक स्कीम में वो डाला गया। मैं खुद 3 जिलों का इंचार्ज हूँ एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इस 12 तारीख को एक इस मीटिंग रखी गई बुलंदशहर में। 12 की सुबह मेरे पास बुलंदशहर से फ़ोन आया कि आप बुलंदशहर आ रहे हैं। मैं कहा क्यों, खैरियत? कहा आज तो माइनॉरिटी की मीटिंग है। मैं कहा भाई मुझे तो किसी ने नहीं बताया। 2 दिन के बाद मेरे पास खत आया, क्योंकि 11 की मोहर उस पर लगी हुई है रात कि साहब MP आएंगे तो कुछ सवाल करेंगे, ये फंड कहाँ गया, ये पैसा उस बस्ती में उस क्लस्टर में लगा जहाँ मुसलमान रहते थे। तो ये हो रहा है प्रैक्टिकली, ये प्रॉब्लम है रोज़ की कि अगर आप शुरू दिन से देखिए, आप मॉनिटरिंग किसके लिए कर रहे हैं? भाई मॉनिटरिंग आपने कहा भी, ख्वाजा साहब ने कहा सरकार देती है, एक्टिविस्ट को दें, प्रोफेसर्स को दें, जो इस पब्लिक उसमें इन्वॉल्व हैं उनसे कहिए कि भाई आप 2 जिले देख लीजिए। हर्ष मंडेर साहब को दें। बिल्कुल ठीक है। तो जो लोग काम कर रहे हैं उनको जो दे काम दें। कर रहे हैं और जो अगर रियलिटी मुस्लिम जानते NGO नहीं हैं, है, जो हकीकत जानते हैं, उनको दें। अगर मुस्लिम NGO नहीं है तो हर्ष मंडेर तो हैं। बिल्कुल, ये सवाल यूं भी अहम हो जाता है कि जो बजट आपको दिया गया है वो खर्च पूरा नहीं होता, बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी बातें हैं। जिम्मेदारी फिर एक बार फिर यही बात होती है कि जिम्मेदारी किसकी तय की जाए? जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसकी जिम्मेदारी जो है वो तय हो, या फिर आखिर जो मुस्लिम लीडर्स हैं उनकी बात जो है उनकी जिम्मेदारी तय हो, या फिर जो ऑफिसर्स हैं या जो डिपार्टमेंट्स हैं किसकी जिम्मेदारी आखिर तय हो? आपको लगता क्या, मतलब प्रॉब्लम जो है सॉल्यूशन कुछ निकलता नजर नहीं आ रहा है? किसी एक को आप जिम्मेदार नहीं बना सकते, जिम्मेदार इसमें सभी हैं। इसमें जो हुकूमत है जाहिर है वो बना रही है वो भी है, और जो जहाँ से जा रहा है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है वो भी है। लेकिन जब ये पता चल गया तो अब इस बात की ज़रूरत है, जैसे अभी अदीब साहब ने कहा, इन लोगों ने कोशिश की, अब फिर वही बात आएगी कि ज़्यादा जिम्मेदारी अब इन्हीं लोगों पर आएगी जो मुस्लिम मेंबरान पार्लियामेंट हैं या जो नॉन मुस्लिम भी हैं, उसके बावजूद भी वो आपके मसले में खड़े रहते हैं, उनको जोड़ा जाए। क्योंकि ये मसला हुकूमत का है, आम आदमी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, उसको टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन ये लोग ऐसे हैं कि ये जब चाहते हैं मिल लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर से भी मिल लेते हैं, मिनिस्टर से भी मिल लेते हैं। तो अब इनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है कि, और ये कर भी रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि इनके लिए अवेयरनेस का भी मसला नहीं है। मसला कहीं ना कहीं अगर पार्लियामेंट और मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है तो उसमें भी कोई बात नहीं आएगी, क्योंकि अगर मसले को हल करना है अब तो यही बात है। हालांकि मसले को हल करना इतना मुश्किल नहीं है, वजह उसकी है कि स्कीम बन रही है, लेकिन स्कीम उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के तहत नहीं बन रही है। जैसे अभी ख्वाजा साहब ने कहा भाई स्कीम बनी हुई थी, उसको माइनॉरिटी के लिए भी कर दिया गया, तो उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं? प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं कि अब मुसलमान जो बस रहा है वो एक जगह बस रहा है, क्लस्टर्स में बस रहा है। अब वहाँ पर मिसाल के तौर पर दिल्ली जैसी जगह में उन्होंने कहा भाई एडमिशन के लिए बच्चों के पॉइंट्स होंगे। अब 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर के पॉइंट्स हो गए, तो 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर पर तो कोई स्कूल ही नहीं है, और अगर स्कूल है तो उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं कि वो इतनी बड़ी आबादी को अपने यहाँ दाखिला कर दे। तो और जब जहाँ वो 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर से बाहर निकलते हैं वो उनका पॉइंट कम हो जाता है, अब उनके बच्चों का दाखिला ही नहीं हो रहा है। अब इसके लिए हुकूमत को सोचना चाहिए कि भाई उन इलाकों में, जिन इलाकों में ये बस रहे हैं, वहाँ पर स्कूल कायम किए जाएं, वहाँ पर हॉस्पिटल्स कायम किए जाएं, वहाँ पर दूसरी सहूलियात दी जाएं। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो अपने आप बच्चे पढ़ने भी लगेंगे, तालीमी मसला भी हल होगा, अपने आप उनके हेल्थ का और दूसरी चीज़ों का भी मसला हल होगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो इतनी मुश्किल नहीं है जितनी हम समझ रहे हैं। एक चीज और, उसमें वही बात है कि भाई विल की ज़रूरत है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। स्कीम बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी। उसके लिए अवेयरनेस की जो बातें हुई वो ख्वाजा साहब ने कहा, सही कहा कि भाई अवेयरनेस के लिए टीवी, और आज तो मीडिया का इतना बड़ा मसला है कि कोई मसला ही नहीं है, मीडिया के ज़रिए तमाम अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है, अखबारात के ज़रिए, मैगजीन्स के ज़रिए, टीवी के ज़रिए, इसके ज़रिए, उसके बहुत सारे तरीक़े हो सकते हैं। जी बिल्कुल।
बिल्कुल। तो ये चीज समझ लीजिए कि इसमें सभी को मिलजुल के काम करना पड़ेगा, तब मसाइल हल होंगे। क्योंकि देखिए मसाइल हमारे हैं और हमें ही हम मिल अगर करके इसके जो है लिए- ये हल करने होंगे। एक ताज्जुब की बात होती है, क्योंकि आप खुद अफसर रहे हैं, आपके आसपास के जो अफसर्स थे या मतलब आपके सीनियर जूनियर जो भी हैं, आपको लगता है कई बार उनके दिमाग में भी जो है उनकी वजह से भी या फिर वो भी जो है वो इन स्कीम्स का फायदा आगे तक ना पहुंचे, इस बात की कोशिश ये करते हैं या बहुत बहुत रोड़ा हटाते हैं? बहुत बहुत अहम सवाल है। तासुब है, उसको मैं निकार नहीं रहा। तासुब होता है, हर सतह पर हो सकता है, सेक्रेटरी से हो सकता है, और आखिर में जो माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंटेड है वो हो सकता है वो भी आपका मुतासिब मिल जाए, या डीएम हो या डीएम हो। इसके साथ साथ ये भी है कि ये क्यों ये स्कीमें नहीं चली हैं, इनको चलते हुए 5 साल या 4 साल का वक्फा हुआ है, उनको इसके बारे में ओरिएंटेशन ही नहीं है, वो समझते ही नहीं है है क्या? कि ये माइनॉरिटी का वेलफेयर का भी काम हो सकता है। देखिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के वेलफेयर के काम का मामला ये है, हम लोग की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में कॉलम होता है कि हम शेड्यूल कास्ट के वेलफेयर का काम कैसे कर रहे हैं, ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उनकी देखभाल अगर नहीं कर रहे हैं तो हमारा अफसर लिख देगा ये इस मामले में इनको कम पॉइंट मिलेंगे। यानी हमारा जो परफॉर्मेंस है उसमें शेड्यूल कास्ट की खिदमात भी शामिल हैं। इस तरीके से माइनॉरिटीज़ की खिदमात हमारे इन अफसरों की रिपोर्ट में नहीं है, आमाजनामे में नहीं है, उनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। अभी जब मैं किसी इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर था तो मैंने ट्रेनिंग कराई उन अफसरों की जो माइनॉरिटी की स्कीमें चलाते हैं। तो मुझे पता लगा IIP ने, गवर्नमेंट ने, अब जैसे मैं वही वाली बात आ रही है कि गवर्नमेंट की कोई ऐसी स्कीम इसके तहत नहीं आई कि अफसरों का ओरिएंटेशन भी कराओ। हम NGO की तो बात ही कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने सारी स्कीमें बनाई, कहीं ये भी बनाया कि अफसरों का भी ओरिएंटेशन कराओ। जिन्होंने इंप्लीमेंट करना है भाई, जो आपके टूल्स हैं, कोई भी वर्ल्ड बैंक की स्कीम आती है उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। बिल्कुल। कोई भी बड़ा वर्ल्ड बैंक की स्कीम उठा दिए, उसमें जो भी वेलफेयर स्कीम होगी, चाहे पोलियो की होगी, अब पोलियो ड्रॉप देते हैं आप सबको, कितना बड़ा पब्लिसिटी का वर्ल्ड बैंक की स्कीम है, WHO की स्कीम है, कितना बड़ा कंपोनेंट उसका पब्लिसिटी का, अमिताभ बच्चन पब्लिसिटी कर रहे हैं उसकी अपने, और उसमें अफसरों का ओरिएंटेशन भी हो रहा है। वो इन सारी स्कीमों में नहीं होता। तो एक अफसरों का ओरिएंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। उनको उसको एहसास ही नहीं है कि माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर की कोई ज़रूरत भी है या मुसलमानों के वेलफेयर की कोई ज़रूरत भी है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक अफसर ने डिफेंस मिनिस्ट्री में एक बार एक एतराज़ लगा दिया कि लेह लद्दाख में जो डिफेंस मिनिस्ट्री के जूते खरीदे जा रहे हैं वो इतने महंगे क्यों खरीदे जा रहे हैं। तो मंत्री जी ने ये कहा कि इस अफसर को लेह लद्दाख भेज दो 3 दिन के लिए, ताकि पता चल जाए उसको जब लेह क्यों लद्दाख क्यों ये भेजा खरीद जा गया, रहे हैं। बिल्कुल मैं यहाँ जब रुकूंगा लेह लद्दाख आपको। भेजा गया, बिल्कुल, जब उसको हाँ। 3 दिन में ऑक्सीजन नहीं मिली वहाँ पे, हाँ, इस तब एटीट्यूड उनको- पे रहता है कि ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तब उसको मालूम हुआ तो उसने आके फौरन कहा कि हाँ जी खरीद लो। बिल्कुल खरीद लो। और इसमें कोई, चूंकि आपको असलियत तो जब और तक वो जमीनी फील्ड में नहीं हकीकत जाके का पता देखेगा, होना चाहिए। जब माइनॉरिटी और जब बाटला हाउस में जी। जाके नहीं रहेगा, हाँ। जब जाके जाफराबाद में नहीं रहेगा, तो उसको पता या- कैसे चलेगा? या रामपुर के ऊपरकोट में नहीं रहेगा, जी, तो उसे पता ठीक कैसे है। चलेगा कि जी, आपको लगता है वाकई फायदा पहुंच पा रहा है? और कुछ सवाल है आप? गवर्नमेंट की नीयत साफ़ नहीं है। अगर गवर्नमेंट की नीयत साफ़ होती तो अवेयरनेस में कुछ वो जो है वो करते। जिस तरह इलेक्शन करीब आते हैं, सभी पार्टियां अपनी पब्लिसिटी के लिए सारे मीडिया को यूज़ करते हैं और लोगों को अपने स्लोगन्स रटा देते हैं। सोचिए ज़रा, बच्चा उस टाइम पे कहता है सोचिए ज़रा, लेकिन वो इन स्कीम्स के बारे में, इन चीज़ों के बारे में अपने 5 साल जो है टाइम में कुछ भी नहीं करते हैं, और ना ही उसके ऊपर जो है वो लोगों को आगे कुछ बताना चाहते हैं। उनकी नीयत साफ़ नहीं लगती है, ऐसा लगता है। जी, और एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जब भी इलेक्शन नजदीक आते हैं, चाहे वो स्टेट्स में हो या इनकी मरकज बात के, तो मैं तायद जी, करूंगा। तो उसमें इलेक्शन के वक्त जो है बहुत सारे ऐलानात किए जाते हैं कि आपको लैपटॉप दिया जाएगा, कलर टेलीविजन दिया जाएगा, साइकिलें देखिए, दी मैं आपको जाएंगी, इनकी बात की लेकिन तायद डेवलपमेंट इससे की बहुत ज्यादा बातें नहीं इनकी बात होती। की तायद जी, इससे करूंगा। देखिए, जब आप पोलियो ड्रॉप का काम कर रहे थे तो आपने उलमाओं के बयान दिलवाए। उलमाओं का, अमिताभ बच्चन के बयान तो थे ही थे, फोटो भी उलमाओं के बयान जगह पोलियो ड्रॉप जो है, जरूर हमारी दिलवाएं। कम्युनिटी जो है अगर उलमा की बात सुन सकती है तो आपने उनसे पब्लिसिटी कराई। बिल्कुल ठीक एक मिसाल मैं अभी दे रहा था कि मेवात में, जब मेवात डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक ज़माने में फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम किया, एक DM साहब ने और एक IAS ऑफिसर जो मुसलमान थे उन्होंने प्रोग्राम किया वहाँ पे, तो वहाँ के मौलवियों को उन्होंने इन्वॉल्व कर दिया और वो मौलवी इन्वॉल्व हो गए फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में, जो बड़ा कामयाब रहा, बड़ा कामयाब मॉडल है। उसके ऊपर उन्होंने पूरी किताब लिखी है अपनी कि सोशल वेलफेयर प्रोग्राम को कैसे मार्केटिंग करें। जी, स्कॉलरशिप नहीं मिलती, 75 से अबव भी बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती, क्योंकि उसमें एक प्रॉब्लम भी होती है कि स्कूल में प्रिंसिपल्स की भी गलती होती है, क्योंकि वो स्कूल स्कॉलरशिप में जो फॉर्म में, जैसे मौलाना आज़ाद फाउंडेशन का फॉर्म मैंने 11th क्लास में भरा था, लेकिन उसमें जो वेरिफिकेशन पार्ट होता है वो प्रिंसिपल लोग मतलब उसे वेरीफाई नहीं करते, इस वजह से बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती। उन्हें ज्यादा मतलब नहीं है आप लोगों से, नहीं, है ना? उसमें एक चीज हाँ, और होती जी। है, जो हमारे यहाँ करप्शन है,
स्कॉलरशिप में वो भी एक पार्ट है न मिल पाने का। और उसमें उसको भी एक अहम चीज ये भी है कि जो बैंक अकाउंट खोलने की हाँ। बात है तो कई सारे बैंक मना कर देते हैं कि मना भाई कर अकाउंट नहीं देते हैं, खोलेंगे, अकाउंट ही नहीं है, अकाउंट ही नहीं खुलता। वो बहुत बड़ी भी- प्रॉब्लम ये वो भी भी है। मसला स्कीम की हुकूमत खराबियां का है हैं। कि जी, उसको जो- आसान करे हुकूमत। जो शराइत है वो आसान होनी चाहिए। हमारा आसान बुनियादी होनी। मसला जो हम पहले कहते हैं, जी, इसकी जी। जो शराइत है वो हमारी कम्युनिटी के मुताबिक नहीं है। नहीं है, आप नहीं बैंक है। कहेंगे आप बिल्कुल स्टेट ठीक बैंक है। में खोलिए, स्टेट बैंक बाटा हाउस में किसी अकाउंट ही नहीं खोलता, फिर जाके खोलता है जामिया कोऑपरेटिव बैंक में, उसको कहते हैं हम मानते ही नहीं सर। और जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोलने के लिए बहुत जल्द तैयार भी नहीं होते। जिलानी खान साहब, आपको क्या लगता है, चूंकि सहाफी हैं आप, और किस तरीके से मीडिया को अपना रोल प्ले करना चाहिए, पॉजिटिव रोल, इन स्कीम्स का फायदा आम लोगों तक जो उसके हकदार हैं उन तक पहुंच जाए, खासतौर से मुसलमानों तक? हमारी कोशिश तो होती है कि हम ऐसी खबरें दें, हम ऐसे मज़ामीन दें जो लोगों को जागरूक बनाए, बेदार बनाए। लेकिन जहाँ तक न्यूज़ का मामला है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जैसे जो मकामी सतह पर है कुछ, अगर सपोज़ करो कि सारे मीडिया का वहाँ बंदा तो होता नहीं है, तो वहाँ से अगर कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें आ जाए, पब्लिक मतलब जो क्या कहते हैं, अक़लियत से रिलेटेड, मुसलमानों से रिलेटेड जो भी इशूज़ हो, अगर वो आप हम तक पहुँचा दें तो फिर हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसको शाये कर दें ताकि लोगों तक पहुंच सके। लेकिन बहुत सारे मामलात में क्योंकि सारी चीज़ें तो मीडिया में खुद से नहीं आ जाएंगी, मीडिया वाले सारी चीज़ों को उभार के नहीं ला सकते हैं, इसलिए ये अवाम का यहाँ पर ताउन ज़रूरी होता है। यह अवाम को चाहिए होता है कि उनके जो मकामी सतह के जो इशूज़ हैं खास करके, वो हमें उससे हमें वो आगाह करें। मुकामी सतह पर हर जगह जो एक्टिविस्ट हो गए, हमने अपील भी पहले एक बार की थी, जयपुर में भी की थी, और वो एक अपना एक सेल बनाए, वो सेल इंफॉर्मेशन सेल भी हो और मॉनिटरिंग सेल भी हो, हर डिस्ट्रिक्ट में और हर ब्लॉक में वो बनाया जाए मुसलमानों में, और फिर वो स्टेट में बनाए और एक सेंटर में हो, ये वहाँ से फ्लो करता रहे कि साहब उस ब्लॉक में ये बात नहीं हुआ, इस डिस्ट्रिक्ट में एक सेल, अगर 5 आदमी मिलकर, हमने हिसाब भी लगाया था, एक क्लर्क बैठा दें, एक कंप्यूटर रख दें, उस पर शायद मुश्किल से खर्च होगा 10,000 रुपये महीना, और 10,000 रुपये महीना वहाँ के लोग, मुकामी लोग इसको उठा सकते हैं। तो एक ऐसा पूरा देश भर में जाल फैल जाए, खासतौर से जहाँ मुस्लिम आबादियाँ हैं, कि वहाँ पे लोकल लेवल मॉनिटरिंग। तो मेरा सजेशन जो मॉनिटरिंग की बात, मैं बिल्कुल आपके पास ही आ रहा हूँ। अदीब साहब, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बाकी सारी बातें तो आ ही गई हैं, लेकिन एक चीज़ आपको लगता है कि कोऑर्डिनेशन की जो है वो कमी है डिपार्टमेंट्स के दरमियान भी, और कई बार हम ये भी देखते हैं कि जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर तो है ही, खास तौर से जो हमारे लीडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कोशिशें नहीं करते, कोऑर्डिनेशन की कमी वहाँ पर भी नज़र आती है, और हुकूमतों के दरमियान भी कई बार, सेंट्रल हुकूमत या फिर जो है स्टेट की हुकूमत है, उनके दरमियान भी कोऑर्डिनेशन की कमी है। जो कोऑर्डिनेशन की कमी है ये भी एक बड़ी वजह है, स्कीमों का फ़ायदा लोगों तक नहीं पहुँच पाता। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। असमें सबकी जिम्मेदारी इसमें होनी चाहिए। जो लोग हमारे ऐसे लोग जो पार्लियामेंट में हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि हुकूमत पे अपना प्रेशर बढ़ाए रखें, और जो आवाम के लोग हैं उनमें बेदारी होनी चाहिए कि वो अपने हुकूक के लिए लड़ाई करें। जो NGOs हैं और जो दानिश्वर हैं वो उनको राह दिखाएं। ये सबको मिल के चलना पड़ेगा। अगर हमने कोताही की तो हुकूमत करने वाली कुछ नहीं है। अब हमारे कहने से कर देगी, लेकिन वो सब हरकतें करेगी जिसका हम अभी डिस्कशन कर रहे थे। तो उसमें सबको एक साथ मिल के एक ऐसा निज़ाम बनाना पड़ेगा जहां हमारी कौम भी हमसे पूछे कि भाई तुम पार्लियामेंट में क्या कर रहे हो, और हम भी अपनी कौम से पूछें कि हमने तुमको ये स्कीम दी, तुमने कितना इससे फ़ायदा उठाया। बिल्कुल ठीक है। और दानिश्वर उनको ये बताए कि अगर तुम पिछड़ गए, 2 नस्लें तो हम पिछड़ ही गए हैं, अब मज़ीद हमारी कौम और पीछे न जाए। इस पर सबको मिल के काम करना पड़ेगा। ख्वाजा साहब, आपको लगता है कि ट्रेनिंग, आपने खुद भी कहा अहम चीज़ है, ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है, ऑफिसर्स की भी और जो दूसरे लोग हैं उनकी भी, और एक मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो ऐसा डेवलप होना चाहिए सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर भी, कि एक एक चीज़ का पता हो, ट्रांसपेरेंसी जो है वो एकदम होनी चाहिए, हर एक चीज़ का पता होना चाहिए। गुजारिश है कि ये मॉनिटरिंग सिस्टम डिस्ट्रिक्ट से शुरू हो, बल्कि ब्लॉक से शुरू हो। अब ब्लॉक कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, तो ब्लॉक से शुरू हो, ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में आए, स्टेट में आए, और ये मॉनिटरिंग, खाली मैं मॉनिटरिंग की बात नहीं करूँगा, मैं इसमें इजाफा करूँगा, स्कीम के फॉर्मुलेशन में भी ये लोग शामिल रहें। स्कीम के फॉर्मुलेशन में भी जो उनकी मकसद की स्कीम है, और उसके मॉनिटरिंग में भी रहें। तो ये बोथ वे फ्लो करे, स्कीम बन रही है उधर फ्लो करे, ऊपर इन्फॉर्मेशन, स्कीम नीचे आए फिर ऊपर। और इसमें मज़ीद गुजारिश ये होगी, बल्कि इसरार होगा कि वो लोग शामिल हों जो एक्टिवली समाज के वेलफेयर में इन्वॉल्व हैं, ना कि वो लोग जो पॉलिटिकली आपकी पार्टी के एक्टिविस्ट हैं,
आप उनको एक ओहदा थमा दीजिए कि साहब एक सरकार कांग्रेस की साहब एमएलए का टिकट नहीं दिया तो आपने कहा साहब इस मॉनिटरिंग कमेटी में आप बैठ जाइए, बिल्कुल बात। अच्छा, दूसरी बात मैंने आपसे पहले कही, हमारे बहुत से ऐसे निज़ाम बने हुए हैं उलमा के, मदारिस के, जिसका भी हम फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसका मैंने आपको अभी मिसाल दी, हमने फ़ायदा उठाया है। चाहे पोलियो ड्रॉप का मामला हो, चाहे फैमिली वेलफेयर का मामला हो, चाहे और मामले हो, हमने इनका लोगों से फ़ायदा उठाया है। इन लोगों को जाइए, देखिए जयपुर में जामे हिदाया है, मौलाना मौजूदी साहब इसमें काम कर रहे हैं, मौलवी आदमी है, कर रहे हैं, प्लानिंग कमीशन तक जाते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, ऐसे लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं आप। और बड़े सिस्टम से काम कर रहे हैं, बाकायदा जो है, बिल्कुल उनकी मिसाल सामने है। ऐसी मिसालें और दे सकता हूँ मैं आपको, एक मिसाल मैंने दे दी कि हर जगह ऐसी मिसालें मौजूद हैं। अज़मीन मौजूद है, वहाँ बेंगलोर में है, मुस्लिम सोसाइटी केरला में मौजूद है, यूपी राब्ता कमेटी यूपी में मौजूद है, बिहार राब्ता कमेटी बिहार में मौजूद है, ऐसी हर जगह मिल जाएंगी मुस्लिम इदारे, NGO, जो आपकी बात होगी वो भी फ़ायदेमंद होती है, वो आपको भी खबरें देते हैं। तो ब्लॉक में बनाइए, और हम भी अपने NGOs के तौर पे एक सेल बना दें, मुश्किल से 10,000 रुपये महीना। मतलब आपको भी जिम्मेदारी खुद की तय करनी होगी, मतलब सभी को, तो जो सुन रहे हैं उनको भी, और जो हम बात कर रहे हैं सरकार भी ऐसी मैकेनिज्म बनाए नीचे से ऊपर तक। इलियास साहब, आपको क्या लगता है, जब भी कोई स्कीम शुरू होती है मुसलमानों के लिए तो बीजेपी शोर मचाने लगती है, उसकी मुखालफत करती है, मुस्लिम अपीजमेंट की बात करती है। हुकूमत जो है वो कई बार, खास तौर से कांग्रेस की बात मैं करूं तो वो कई बार जो है बहाना उसके पास होता है कि देखिए जो है बीजेपी वाले कुछ नहीं करने दे रहे हैं। ये जो बहानेबाजी है और ये जो आपके ऊपर प्रेशर रहता है दूसरी पार्टियों का, ये प्रेशर भी ना रहे और बहानेबाजी भी ना हो, क्या कुछ हो और जो स्कीम से उनका फायदा असल हकदारों तक पहुंच जाए। स्कीम का फ़ायदा असल हकदारों तक पहुंचने के लिए जो इतनी देर गुफ्तगू हुई उसमें ये बात हुई कि भाई हुकूमत की तो कोताही है लेकिन हमारी भी कोताहियां हैं और उसके लिए एक मुहिम चलाने की ज़रूरत है, उसके लिए अवेयरनेस के लिए कोशिश करने की ज़रूरत है और उसके लिए जवाबदेही भी तय करने की लिए है और वो हमें आपस में कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। और कोऑर्डिनेशन अगर हमारा होगा तो जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे, चाहे वो MP की शक्ल में, चाहे MLA की शक्ल में, चाहे काउंसलर की शक्ल में गए हुए हैं, उनके ज़रिए हम कोशिश करें, उनसे कहें कि भाई इन स्कीमों को कैसे हुकूमत को बताइए जा करके कि इसका फ़ायदा हमको नहीं पहुंच रहा है। और उनसे हम, क्योंकि उनसे तो मौका मिलता है 5 साल में एक बार तो वो आते हैं आपके पास, आप 5 साल के बाद उनसे कहिए कि देखिए साहब आपने ये वादा किया था, ये नहीं हुआ। तो लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि 5 साल, हमारे यहाँ ये होता है कि हम 5 साल इंतजार करते हैं और फिर बीच में जाएं, उनसे मिलें, उनसे बात करें, उनसे कहें कि साहब ये मामला है, ये स्कीम आई है, हमको नहीं, हम इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, इसमें ये परेशानी आ रही है, इसको हुकूमत को बताइए। और उनकी भी जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारियां सभी की हैं, मुझे लगता है और मिलजुल कर जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी। क्या था कि जो हमारे मदारिस के जो इंतजामिया हैं या जो मदरसे चलाने वाले हैं, जो मसाजिद में बैठे हुए जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं, पूरा नेटवर्क है, और फिर जो गली मोहल्लों में जो मतलब जो है ब्लॉक लेवल पर, गांव लेवल पर जो काम करते हैं, छोटे छोटे जो है वो जो कार्यकर्ता हैं जिसको कह सकते हैं, देखिए ये काम, लोग होते हैं, वो भी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। ये काम नामुमकिन नहीं है, बिल्कुल। इसमें कहीं ना कहीं कोताहियां हैं, कोताहियों को दूर कर दीजिए, ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, वजह उसकी ये है कि इतना बड़ा बजट आता है और लैप्स हो जाता है और उसका कोई फायदा नहीं मिलता, ये बहुत बड़ा नुकसान है। और जो है जो दूसरी पार्टियां हैं वो जो है वो हंगामा भी, प्रोपेगेंडा भी आपके इस बात का बहुत अहम सवाल उठा दिया, इसका जवाब जरूर आपको दे दीजिए कि ये अपीजमेंट का जो आपने मुस्लिम अपीजमेंट का आपने एक सवाल उठाया, इसका जवाब बहुत ज़रूरी है। ये एक नेशनल पॉलिसी है, ये मुस्लिम अपीजमेंट नहीं है। जिस तरीके से हमारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए एक नेशनल पॉलिसी बनी हुई है और यहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की नेशनल पॉलिसी करते हैं तो ये अपीजमेंट नहीं है, अपीजमेंट नहीं है, तो एक पॉलिसी है और एक तबके को आगे बढ़ाने के लिए। और दूसरी बात ये, आप 7,000 करोड़ ये टोटल बजट का कितने पॉइंट हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो अपीजमेंट का कहानी जो बिल्कुल है क्या उसमें आप धर्म नहीं है, उसमें आप बदल ये सब बेकार बात है। सच्चर ने बता दिया, जस्टिस सच्चर ने बता दिया कि आप उसमें कोई वजन नहीं है कि अपीजमेंट हुआ 60 साल में, बिल्कुल ठीक है, तो आपके सामने। और अपीजमेंट होता तो आप देखिए कि कम्युनिटी जो है वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद ये बात साबित हो गई कि दलित कितनी कमजोर है। अगर अपीजमेंट होता तो कहां होते। बहरहाल आप सब लोग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अहम इशू पर बात हो रही थी, आखिर जो योजनाएं हैं, जो स्कीम से उनका फायदा मुसलमानों तक कैसे पहुंचे। जाहिर है जानकारी, बेदारी और जद्दोजहद ये ऐसी चीजें हैं जो आपको आपका हक दिला सकती हैं। वक्त आ गया है आप जानकारी हासिल करें, बेदार हों और जद्दोजहद करें इन हकों को हासिल करने के लिए। साथ ही जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं, आप जो लोग हैं, आपकी भी बड़ी जिम्मेदारी होती है और जो आप देखने वाले हैं आपकी भी बड़ी जिम्मेदारी है कि अब आप बेदार हो जाएं और हुकूमतों के ऊपर प्रेशर बनाएं ताकि आपका हक आपको मिल जाए। बहरहाल आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए इशू के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को इजाजत दीजिए। खुदा।